बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और मैं एक दो चीज़ें आपके साथ अर्ज़ करना चाहूँगा, और वो ये है कि जब तक रमज़ान चल रहा है और हमारी जो रिकॉर्डिंग है, हमारा करंट अफेयर का प्रोग्राम है, तो ये हम फर्स्ट टाइम करते हैं। तो जो अहम डेवलपमेंट गुज़श्ता दिन या गुजरे हुए दिन में हुई होंगी, हम उसको डिस्कस करेंगे। आप गुज़श्ता दिन की तमाम जो अहम डेवलपमेंट्स होंगी उस पे हमारे साथ जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, और उस पे जो हमारे साथ एनालिस्ट होते हैं वो उस पे अपना तज्जिया पेश करेंगे, वो आप जान सकते हैं। नाज़रीन, बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। आपको पता है कि हमारे मुल्क का जो वज़ीर आज़म है वो बदल चुका है। इस वक्त हमारे जो वज़ीर आज़म है वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ बन चुके हैं 174 वोट लेकर। और नाज़रीन, उन्होंने आते ही बड़े अहम ऐलानात कर दिए हैं। उन्होंने रिलीफ दिया है, आटा सस्ता रिलीफ का उन्होंने ऐलान किया है। उन्होंने जो उजरत है मजदूर की वो 20 से 25 हज़ार कर दी है। ये पीटीआई की गवर्नमेंट में ये 20 हज़ार थी, और इन्होंने जो है वो इजाफा कर दिया उसमें, और पेंशन में भी 10% इजाफा कर दिया। और उसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब की एक बड़ी अहम जो बात थी वो मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो ये थी कि उन्होंने कहा जो खत मरासला वाला मामला है उसकी तहकीकात हम करवाएंगे, उस तहकीकात की तरफ जाएंगे, और अगर उसमें हमारे किसी मतलब जो साजिश का हिस्सा कहा जा रहा है कि ये तहरीक अदम एतमाद के लाने में मामले में हमें बैरूनी साजिश का साथ हासिल है, तो हम जो है मैं वजारत उज़्मा से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन उनकी इस पेशकश को हुकूमत ने, पीटीआई ने मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम इसको जो है वो इसको सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई आज़ाद कमीशन बनाए, और इसका जो सरबराह है वो हो जो जिसके ऊपर उंगली ना उठाई जा सके। तो लेकिन उन्होंने एक बड़ा अच्छा ऐलान किया है। अब वो हुकूमत उसको एक्सेप्ट नहीं करती, इस पे हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ आपको पता है कि पीटीआई के लोगों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं। खान साहब का भी जो इस्तीफा है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, और उनको ये इस्तीफे देने चाहिए थे या नहीं दे। इस टाइम पे मेरा नहीं ख्याल कि उनको ये इस्तीफे देने चाहिए थे। उनको इस्तीफा उस वक्त देना चाहिए था जब उनको पता चल गया था कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। उस वक्त वो सियासी शहीद बन सकते थे। लेकिन इस टाइम पे नाज़रीन, खान साहब ने कोई स्पिरिट मैन वाला जो है वो स्पोर्ट स्पिरिट मैन वाला मुजाहरा नहीं किया। वो मैदान छोड़ के भाग गए हैं अपोजिशन में। वो मुल्क के इतनी खैरख्वाह थे तो उनको बैठ के वहां पे जो है मुकाबला करना चाहिए था। आखिरी गेंद तक लड़ने का दावा करने वाले मैदान छोड़कर ही भाग गए हैं। तो इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि शेख रशीद साहब ने कहा कि इस्तीफों का जो इन्होंने ऐलान किया ये बड़ा सही किया है, और 3 माह पहले मैंने कह दिया था कि इस्तीफे दे दें और गवर्नर राज नाफिज कर दें। लेकिन जैसे मैंने कहा, खान साहब को बिल्कुल पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था, वो एक अच्छा अमल था। लेकिन इस टाइम पे उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया कॉल पे जनाब तारिक इकबाल साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। उनके साथ हमें ज्वाइन किया है चौधरी जाहिद हयात साहब ने, आप भी एनालिस्ट हैं। अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। तारिक इकबाल साहब, आपकी तरफ आऊंगा। सर, शहबाज शरीफ साहब ने पेशकश की है वो मरासले वाली कि हम इसकी तहकीकात करवाते हैं, लेकिन हुकूमत ने इसको मुस्तरद कर दिया है। किस तरह देखते हैं सर इसको? साहब, मैं इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी का नुमाइंदा हूँ, कुवैत में होता हूँ, और यकीन कीजिए कि गुज़श्ता तकरीबन जो ये 10 दिन 12 दिन गुजरे हैं, बड़ी टेंस में गुजरे हैं कि हम बाहर रहकर अपने मुल्क से इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है, और हम यही चाहते हैं कि अपने मुल्क की तरक्की हो, कामयाबी हो, और हमारे मुल्क का इमेज भी अच्छा हो। इमेज के हवाले से तो हम यहाँ बहुत कुछ कर रहे हैं। यहाँ जो कम्युनिटीज हैं हमारी वो बहुत फाल किरदार अदा कर रही हैं कुवैत लोगों के साथ मिलके। लेकिन अब सर ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, आप ये देख लीजिए कि वो एकदम यानी अब टाइम यानी जिस तरह गेम होती है, क्रिकेट की खेल है, हर लम्हा बदलता है, हर ओवर में कुछ ना कुछ चेंजिंग हो रही होती है। हमारी सियासत ऐसी हुई भट्टी साहब कि हर लम्हा चेंज होती रही, सारा कुछ होता रहा। और अभी जो हमारे नए प्राइम मिनिस्टर साहब, पहले तो उनको मुबारकबाद कि वो इलेक्ट हो गए हैं। अब जो जहां तक पैकेजेस हैं या जो कुछ वो दे रहे हैं पेंशन के हवाले से, वो तो हर हुकूमत जब आती है वो इस तरह की चीजें ख्वाब दिखाती है।
और फिर बाद में पता लगता है कि वो 100 दिन गए, साल भी गुजर गया, वो चीजें नहीं होती। लेकिन अब तारिक साहब जब मैं आपको थोड़ा सा मैं इस पे बात कर लेता हूँ, इसके पस मंजर में चले जाते हैं। जब खान साहब की हुकूमत आई थी तो खान साहब ने इस तरह के रिलीफ नहीं दिए, उन्होंने आते ही डराना धमकाना शुरू कर दिया। FBI को उन्होंने कहा जी टैक्स इकट्ठे करेंगे जनाब, और जनाब हर चीज का आपके पास जनाब ID कार्ड होना चाहिए, हमें हर चीज हमारे सामने होनी चाहिए, किस मकसद के लिए ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, आपके अकाउंट में पैसा किस मकसद के लिए आ रहा है। उन्होंने सबको इतना ज्यादा डरा दिया कि लोगों ने अपने जो पैसे थे वो अपने कहने के जहां जहां पड़ा हुआ था उन्होंने वहां पे इन्वेस्ट करना छोड़ दिया, अपने कारोबार उन्होंने बंद कर लिए। खान साहब ने बड़ा डरा दिया। लेकिन आते ही जो महंगाई की सूरत हाल है, जो कहते थे कि जी हिकमत अमली क्या होगी इनके पास, ये आके किस तरह आवाम को रिलीफ देंगे, जो महंगाई हुई है उस पर डेफिनेटली आवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ तो मिलेगा और कुछ ना कुछ तो सुख का सांस उनको मिलेगा। जैसे इन्होंने कहा जी इसी मंथ से, मतलब 1 अप्रैल से जो सैलरी स्टार्ट है वहां से इनको रिलीफ मिलेगा। तो कुछ ना कुछ तो जो महंगाई का एक बोझ आया हुआ है आवाम के ऊपर, उनको कुछ ना कुछ तो रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल, असल में सर ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है कि जब नई हुकूमत को चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, और खास तौर पर जैसे आपने बताया, बहुत खूबसूरत बात की आपने कि चैलेंजेस है, और खास तौर पर मईशत जो है हमारी बिल्कुल ही, और खास तौर पर आम तबका जो है बहुत वो पिस रहा है। तो अगर सबसे पहले अगर पहला मिशन ये करते हैं कि महंगाई पे कंट्रोल करते हैं, लोगों के लिए आसानियां करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, और लोगों को आम जो डायरेक्टली उनको बेनिफिट होगा। ठीक है तारिक साहब आगे भी हमने बढ़ना है, मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ। ये जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि ये जो मरासला और खत वाला मामला है इसकी हम तहकीकात करवाते हैं, ये सबके सामने हम रखते हैं, और उसके बाद जनाब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन फवाद चौधरी साहब कहते हैं जी ये सुप्रीम कोर्ट कमीशन बनाए, लेकिन जब अपोजिशन वाले सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो कहते हैं जी पार्लियामेंट का मामला पार्लियामेंट में रहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में इसको हल करवाए। इसको आप किस तरह देखते हैं सर? दरअसल बात यह कि जब कोई भी हुकूमत अपोजिशन में होती है उनका अपना एक अंदाज होता है, और इन्होंने कमीशन की बात की है। तो अगर ये देखिए बात सिर्फ ये है भट्टी साहब के, हमने अगर कोई भी तहकीक करनी है तो वो ये पार्लियामानी तरीके से मिलजुल के बैठ के, अगर ऐसा कोई मसला है, हसास चीज है, तो उसको हमने खुद ही हल करना है। बीइंग पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ सर कि हम अगर पाकिस्तान के लिए सोचना चाहते हैं, पाकिस्तान की तरक्की करना चाहते हैं, या जो आने वाले खतरात या भी जो सिक्योरिटी के हवाले से कुछ चीजें हैं वो हमने मिलके हल करनी है, ना कि हम वो इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं। सर आपका कहने का मतलब है तारिक साहब कि इसको पार्लियामेंट में जो शहबाज शरीफ साहब ने पेशकश की है उसको हुकूमत को, या मतलब जो हुकूमत में अब नहीं रहे इस्तीफों की तरफ जा रहे हैं, उनको इस पेशकश को एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले करना चाहिए। सर हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा ताकि मैं जाहिर करना चाहिए, पार्लियामानी तरीके से करना चाहिए। अब एक पार्लियामेंट बन चुकी है, एक अब उनका प्रोसेस शुरू होगा, उनकी कैबिनेट्स बनेंगी, उनके कई विंग्स होंगे। आप उस चीज को वहां हाईलाइट करें और मिल बैठ के चीजें कि मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा तरीकेकार है, ना कि आप उसको सुप्रीम कोर्ट ले जाएं और उसको आगे फैलाएं। तो ये मतलब कि बेहतर ये है कि मैं यही कहूंगा कि सर इनको पार्लियामेंट में ही चीजें हल करनी चाहिए। ठीक है जाहिर साहब आपकी तरफ आऊंगा, आप बताइएगा, जैसे अभी मैंने तारिक इकबाल साहब को सवाल किया, आप क्या कहेंगे इस पे सर? मतलब जब शहबाज शरीफ साहब पेशकश कर रहे हैं कि इसकी हम पार्लियामेंट के अंदर तहकीकात करवाते हैं, इदारों के सामने चीजें रखते हैं, तो क्यों PTI वाले अब इसको मुस्तरद कर रहे हैं? जी भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमें इस मरासला का पस मंजर देखना है। ये सबसे पहले वज़ीर आज़म साहब जब खिताब कर रहे थे वो 27 मार्च को, तो उस वक्त सामने लाए। उसके बाद हुकूमत ने अपोजिशन के एक ऑफर की कि इन कैमरा इजलास बुलाते हैं, आप वहां आ जाएं या सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में आ जाएं। दोनों जगह पे अपोजिशन ने इनकार किया था कि हम नहीं आ रहे। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने कोशिश की कि इन कैमरा इजलास में अपोजिशन भी हो, हुकूमत भी हो, वहां पे इस मरासले को या इस खत को डिस्कस किया जाए।
वहां पे भी उस वक्त की अपोजिशन ने इनकार किया। अब सूरत हाल ये है कि मौजूदा हुकूमत कह रही है कि हम इन कैमरा इजलास बुला रहे हैं, लेकिन मौजूदा अपोजिशन नहीं मान रही, वो कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं। असल बात यह है कि ना अपोजिशन, उस अपोजिशन को हुकूमत पे भरोसा था, ना इस अपोजिशन को हुकूमत पे भरोसा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये मामला पेचीदा होते जा रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले हुकूमत ने इन कैमरा इजलास की पेशकश की थी, तो मेरा ख्याल है उस वक्त की अपोजिशन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। अब अगर ये गवर्नमेंट पेशकश कर रही है तो इस अपोजिशन को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन जो अपोजिशन डिमांड, मौजूदा अपोजिशन ये डिमांड कर रही है कि इस मरासले पे आप एक आला अदालती कमीशन बना दें किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में, तो पॉइंट ऑफ व्यू दोनों का दुरुस्त है, लेकिन असूली तौर पर होता यही है कि ऐसे मामलात को पार्लियामेंट में हल किया जाता है और उस वक्त की अपोजिशन को भी मान जाना चाहिए। मेरा ख्याल में जो पीटीआई रिजाइन कर रही है कौमी असेंबली से, ये भी कोई दुरुस्त अमल नहीं है। कौमी सियासत का हिस्सा करीब इसके मसाइल हल हो सकते हैं, लेकिन अब आप देखेंगे जब वो नहीं आए थे इस पीटीआई की गवर्नमेंट में, इन कैमरा इजलास में उन्होंने कहा था कि हम नहीं आ रहे, तो अब ये कह रहे हैं कि हम भी नहीं आ रहे, तो फिर उस सूरत में बेहतर ये है कि दोनों फरीक मुतमईन हों जिस जज पर या जिस कमीशन पर, उससे इस मरासले की तहकीकात करा ली जाए, ताकि पूरी कौम के सामने दूध का दूध और पानी का पानी निखर के सामने आ जाए। ठीक है, ये जाहिर साहब जैसे भी आपने भी बड़ी अच्छी बात कर दी कि तहकीकात करवानी चाहिए, और हुकूमत भी कहती है तहकीकात करवानी चाहिए, इसके ऊपर कमीशन बनना चाहिए। जब अभी तक मामला ये चल रहा है कि इसकी तहकीकात करवा लें और इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इसका कमीशन बन जाना चाहिए, तो सवाल जाहिर साहब ये पैदा होता है कि वो साजिश से पहले ही वज़ीर आज़म साहब ने कैसे इसको करार दे दिया गया, जबकि सारे कहते हैं इसकी तहकीकात होनी चाहिए, तहकीकात की तरफ चले जाएं। ये कहते हैं हमने कौमी सलामती कमेटी के सामने खत रखा है, तो फिर तहकीकात की तरफ जाने की क्या जरूरत है, ये सवाल पैदा होता है। जाहिर साहब इस पे क्या कहेंगे? जी भट्टी साहब, आपने बहुत जबरदस्त सवाल किया। कौमी सलामती कमेटी के सामने उन्हें रखा था, लेकिन आपको याद होगा कि वहां अपोजिशन को इनवाइट किया था, वज़ीर आज़म साहब ने, वो नहीं गए थे। फिर वज़ीर आज़म ने अपने इत्तेहादियों को इनवाइट किया था, खालिद मक्सी साहब को और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को, वो लोग भी नहीं गए थे। ठीक है, जब ये कमेटी में नहीं गए, सलामती काउंसिल कमेटी में नहीं गए, फिर उसके बाद यानी कि हुकूमत का ये दावा है कि हम ये खत देख चुके हैं, जो लोग देख चुके हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि वो खत साजिश है। उसमें अदम एतमाद का भी जिक्र आया, उसमें ये भी जिक्र आया कि हर सूरत में इस हुकूमत को हटाना है। यही सवाल है जाहिर साहब, यही सवाल है कि अगर जिन लोगों ने देख लिया, उनको यकीन आ गया, तो फिर ये क्यों कहते हैं कमीशन बन जाए? ये उन चंद लोगों के सामने रख दें और उनको दिखा दें। नहीं बेटी साहब, पता है बात क्या है, अब गवर्नमेंट के कहने पर अब देखिए, कल मैं कल जैसे जाहिर साहब कल जो डिप्टी स्पीकर हैं, उन्होंने अपने हाथ में वो मरासला, वो खत जो भी रखा हुआ था, उन्होंने दिखाया अपोजिशन को जब वो इजलास चल रहा था, तो वो क्यों नहीं देके गए या क्यों उन्होंने नहीं दिखाया वहां पे? शहबाज शरीफ साहब को दिखा देते वहां पे, वो साथ लेके चले गए इस्तीफा देके। नहीं, उसमें मसला ये होता है कि जो इस किस्म की डॉक्यूमेंट्स होती हैं ना, वो इस तरह आप पेश नहीं कर सकते। वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजा है, ठीक है। अब चूंकि मामला सारा उन्होंने खोल के रख दिया है, सारी बातें उन्होंने पब्लिक कर दी हैं, जो उन्होंने कहना था खत के हवाले से वो कह दिया है। जी बिल्कुल कह दी है। आज भी ओपोजिशन उस बात पे स्टैंड कर रही है कि इस खत की वजह से हमारी हुकूमत गिराई गई है। ठीक है, अभी जाहिर साहब ठीक है, अभी आपने बात की कि इनको इस्तीफे नहीं देने चाहिए थे, तो इनको क्या करना चाहिए था और किस तरह आगे चलना चाहिए था पीटीआई को? मेरी बात सुने, इस्तीफे हल नहीं था, इनको ओपोजिशन में बैठना चाहिए था, ओपोजिशन में बैठकर इस प्रोसीजर का, इस प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहिए। ये सियासी अमल ऐसे ही चलता है, ठीक है। बहरान दर बहरान आप देखें कि एक मुल्क की मईशत पे बुरा असर पड़ता है। अब अगर आप देखें कि 135 मेंबरान असेंबली से चले जाते हैं, तो 135 सीटों पे इलेक्शन करवाना कितने अखराजात होंगे। फिर इस असेंबली का टोटल जो टर्न है, अगर ये पूरा साल करे तो वो तकरीबन 1 साल रह जाए। 1 साल के बाद फिर जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे, तो इस सब का खमियाजा पाकिस्तानी कौमी खजाने को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। या तो इसके दो हाल हैं, पार्लियामेंट पार्लियामेंट में आप रह कर भी हुकूमत को इस बात पे एग्री कर सकते हैं, उन पर दबाव बना सकते हैं एज ए अपोजिशन, क्योंकि सिर्फ 2 वोटों पे हुकूमत खड़ी हुई है। देखें, आप अलायद का जायजा, 12 पार्टियां जो मिलकर खड़ी हुई हैं, 12 पार्टियों का चलना आपस में एक मौजज़ा ही होगा,
ठीक है, और जब आप पार्लियामेंट में प्रेशर बनाएंगे तो हो सकता है हुकूमत मान जाती है कि कबल इस वक्त हम इंतखाबात करा देते हैं, वो दुरुस्त अमल था, बजाय इसके कि आप पार्लियामेंट छोड़ जाए। ठीक है, ठीक है। जाहिर साहब आपकी तरफ आएंगे और आपसे अंदर की खबरें लेंगे और मैं तारिक साहब की तरफ बढ़ूंगा। तारिक साहब आप बताइएगा, खान साहब दावा करते रहे जी मैं आखिरी बॉल तक खेलूंगा, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, लेकिन वो तो सर मैदान छोड़ के भाग गए, इस्तीफे देने शुरू कर दिए, क्या कहेंगे इस पे? जी असल में ये था सर कि इमरान खान साहब जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, उन्होंने डे वन से यही कहा था कि जाहिर है कि वो खत के वाले से उनमें बात की और फिर जाहिर साहब बता रहे थे। तो अब ये है कि वो चाह रहे थे कि इलेक्शन दोबारा हो, दोबारा तरीके से हो, जो वो समझते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ है। अभी आपने पिछले दिनों देखा कि दुनिया भर में जो है ये एहतजाज किया गया, तो वो एक वोट बैंक है उनका, वो ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन दोबारा हो, फेयर हो और वो मेजॉरिटी के साथ आए और कौन साजी हो। तो इस सूरत में वो इस खत को लेके अगर उनकी हुकूमत गई है तो वो चाह रहे हैं कि ये चीजें खत्म हो और वो सही तरीके से दोबारा आके, हाँ ठीक है, अगर वो इलेक्शन होते हैं, फेयर होते हैं, तो उसके बाद जो भी हुकूमत आएगी उसको तस्लीम करेंगे। लेकिन इस लिहाज से जबकि तकरीबन 1 साल रह चुका है, इस हुकूमत को वो नहीं माने और यही वजह है कि ये इस्तीफों का सिलसिला जारी है, बल्कि मोस्टली सारे इस्तीफे दिए जा चुके हैं। तारिक साहब वो ना भी माने, हुकूमत तो बन गई है, ये इस्तीफे दे देंगे, उस पर वो कहते हैं जी हम ज़िमनी इलेक्शन करवा देंगे, एहसन इकबाल साहब कहते हैं हम ज़िमनी इलेक्शन करवा देंगे और जनाब वो अपने अंदर से कोई छोटा ग्रुप बना देंगे अपोजिशन का, वो तो हुकूमत चला लेंगे। जी जी बिल्कुल, जाहिर है कि वो अगर ये इस्तीफे मंजूर हो गए हैं तो उसके बाद जो ज़िमनी इलेक्शन होंगे उसमें लोग आएंगे। लेकिन सर मसला फिर यही है कि हालात कुछ सही डगर पे नहीं जा रहा है। ये जब हम ये सोचते हैं कि हमने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, तो ये मिल बैठ के अगर ये 12 जमातें इकट्ठी हुई हैं, चले समझ ले जो भी है, लेकिन ये कि फिर भी वो उनकी स्पीच जो कल हुई है बड़ी अच्छी अंदाज से उन्होंने की है, बड़े मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मैसेज दिया गया है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। लेकिन अब आप ये देखें कि अगर फौरी तौर पे अगर हम ये अगर ज़िमनी इलेक्शन होते हैं तो उसमें भी तो अखराजात होंगे ना सर, तो इसलिए चीज देखनी पड़ेगी हमें, ना कि हाँ अगर मिल बैठ के अगर कोई हाल इसका बेहतर, क्योंकि सर जी बजट आने वाला है, ये बजट का जो आपको नहीं पता कि ये IMF वगैरह सारे ये चीजें इतनी ज्यादा बोझ है इस मौजूदा हुकूमत पे कि वो किस तरह सरवाइव करेंगे मुझे नहीं पता। हम बाहर बैठ के हम ये सोचते हैं कि ये जो आने वाले दिनों में ये यानी जिस मौके पे ये हुकूमत गिरी है, इस वक्त वो कंडीशन ऐसी नहीं है, वो सारा बोझ जो है इस हुकूमत पे आएगा। अगर वो सारा सरवाइव कर जाते हैं, यकीन कीजिए मैं समझता हूँ ये बड़ी कामयाबी होगी और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अल्लाह करे कि वो मईशत के हवाले से और बाकी जो मामला आता है खारजा पॉलिसी के हवाले से, इस तरफ भी हम आते हैं तारिक साहब, इस तरफ भी आते हैं। मैं जाहिर साहब आपकी तरफ बढ़ूंगा। जाहिर साहब सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो गवर्नमेंट बन गई है, मुत्तहिदा अपोजिशन की गवर्नमेंट उन्होंने बना ली है, डेफिनेटली इनको बहुत से जो मसाइल हैं इनको सामना करना पड़ेगा। तो आप क्या समझते हैं ये मिल के उस पर काबू पा लेंगे? जैसे कि हमारी पिछली गवर्नमेंट इनको बहुत से मसाइल दे के जा रही है। जैसे अभी मैं एक आज न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, एक अदारिया एक न्यूज़पेपर का, तो वहाँ ईंधन और बिजली का आपको पता है लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है और जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसकी भी किल्लत का शिकार है पिछले 1 माह से। तो ये जितने भी मसाइल हैं इस पे ये बेहतर अंदाज में काबू पा लेंगे, क्या समझते हैं आप? जी एक बात आपको ना माननी पड़ेगी कि जो मैनेजमेंट के हवाले से है ना, वो शहबाज शरीफ बहुत बासलाहियत है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मसाइल के हल करने का तल्लुक है ना, देखें इस गवर्नमेंट की सबसे बड़ी तरजीह है इंतखाबी इस्तेलात। अब उसमें ना आपको थोड़ा सा हकायक का जायजा लेना पड़ेगा। एक जब गवर्नमेंट आती है ना, नून लीग की हुकूमत अकेली होती तो वो अलग बात है। पीपल्स पार्टी और नून लीग बेसिकली एक दूसरे के मुखालिफ रही है हमेशा। जो भी आप कहें, जिस तरह भी आप कहें, मौजूदा हुकूमत अगर बेहतरीन डिलीवर करती है तो वो पीपल्स पार्टी के लिए काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने उनके खिलाफ जाके इलेक्शन लड़ना है, उनके साथ नहीं लड़ना। ठीक है, इस सूरत में इस हुकूमत के लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे कि पीपल्स पार्टी, जो भी कोई कहे, पीपल्स पार्टी इस
हुकूमत की अच्छी कारकर्दगी उसके लिए काबिल कबूल नहीं होगी। वो यही चाहेगी कि लोगों पे ज्यादा बर्डन आए, लोगों ये हुकूमत मुश्किलात का शिकार रहे और अगले इलेक्शन में नून लीग उसका खमियाजा भुगते। क्योंकि अब आप देखें, कल तक ये जाहिर जैसे भी आपने बात की कि नून लीग उसका खमियाजा भुगते और पीपल्स पार्टी नहीं चाहेगी कि नून लीग अच्छी कारकर्दगी दिखाए, आप नहीं समझते कि ये तो एक मुश्तरका हुकूमत है, तो ये सबके ऊपर बर्डन जाएगा या सबके ऊपर ही सवालिया निशान बन जाएगा कारकर्दगी के हवाले से? जैसे आपने बात की, मेरी एक बात, कल कुछ इतलात ये थी कि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं बनना चाहती, यानी कि पीछे रह के सिर्फ हुकूमत को सपोर्ट करना चाहती है, ठीक है। लेकिन उसपे जाहिर है नून लीग भी नहीं मानेगी कि ये पीछे रह के सपोर्ट करें और जो भी इस हुकूमत की कारकर्दगी है, जो कुछ है, वो सिर्फ नून लीग भुगते। लेकिन अच्छी मैनेजमेंट के बावजूद मौजूदा हुकूमत को जहां संगीन मुआशी मुश्किलात का सामना है, वहां अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना उनसे भी बड़ा चैलेंज साबित होगा। ये बात आने वाले, मतलब ज्यादा दूर नहीं, आने वाले 1-2 महीने में ही आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। आप डेफिनेटली एक बात सोचें कि पीपल्स पार्टी आके नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है उसने, ठीक है, तो वो कैसे ये बर्दाश्त करेगी कि एक हुकूमत इतनी ज्यादा कामयाब हो के आने वाले इलेक्शन में उसकी बिल्कुल छुट्टी हो जाए। ये एक आप कंप्रोमाइज करते हैं। बेसिक इस हुकूमत का जो सबसे बड़ा एजेंडा है जिसके लिए ये मुतफिक हुए हैं, वो है इंतखाबी इस्तेलाहात, और वो होनी चाहिए। उनको करना, उन इंतखाबी इस्तेलाहात के साथ इलेक्शन में जाना और फिर अवाम को अपने, मतलब अवाम को ये हक देना कि वो किस पार्टी की हुकूमत देना चाहते हैं। बेसिक इस हुकूमत का ये जो मुआशी पॉलिसीज हैं, मुआशी ये सारी चीजें नई हुकूमत पे छोड़ी जाएंगी, मेरा अपना ख्याल है। वक्ती तौर पर रिलीफ के लिए कुछ इकदाम किए जा सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल मुआशी पॉलिसियां वही हुकूमत बनाएगी जो जनरल इलेक्शन के बाद आएगी। ठीक है। तारिक साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं। जैसे भी जाहिर साहब ने बात की कि पीपल्स पार्टी या उनके साथ जो इत्तेहादी जमातें हैं वो नहीं चाहेंगे कि, जाहिर बात है वज़ारत उज़्मा शहबाज शरीफ के पास है, उनके ऊपर ही आएगा, जो सरबरा होता है आपको पता है ब्लेम उसके ऊपर ही आता है, तो ये वो नहीं चाहेंगे कि ये कोई अच्छी कारकर्दगी दिखा सकें या कोई अच्छी कारकर्दगी का सेहरा है वो शहबाज शरीफ के सर पे जाए। तो इस पे भी आप रोशनी डालिएगा कि इस तरह पीपल्स पार्टी आपके हिसाब से कोई कर रही है, जैसे इन्होंने कहा कि वो काबीना का हिस्सा भी नहीं बन रही, और जो मसाइल दरपेश हैं, जैसे इन्होंने कहा कि इंतहाबी इस्लाहात हैं, वो तो डेफिनेटली इन्होंने मिल बैठ के सब नहीं करनी है, और उसकी तरफ तो सब चाहेंगे कि इंतहाबी इस्लाहात अच्छे तरीके से ये उसको अंजाम तक पहुंचा सकें। लेकिन जो मसाइल हैं, बाकी मसाइल हैं, या जो जिस मकसद के लिए इन्होंने हुकूमत गिराई है खान साहब की, वो आवाम को सेटिस्फाई कर पाएगी ये जो मौजूदा हुकूमत है? जी सर, बिल्कुल जाहिर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन सर मेरा पॉइंट ये है कि इसका बेनिफिट जो मौजूदा हुकूमत है, जो इसके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, उन पे बोझ बढ़ेगा, और सिंध कार्ड तो वो यूज करेंगे, लेकिन पंजाब में भी वो कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीटें ले जाए, और उसको बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले दिनों में मैं ये देख रहा हूँ कि पीस पार्टी को बेनिफिट होगा, पीस पार्टी के वोट बैंक बढ़ेगा, और वो चूंकि हुकूमत की कारकर्दगी जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर के सर पे होगी, तो अगर वहाँ कोई फेलियर आता है तो उसका बेनिफिट जो है पीस पार्टी को होगा, और आने वाले इलेक्शन में पीस पार्टी की अक्सरियत बढ़ेगी। ठीक है, तो आप कहने का मतलब है कि ये सेटिस्फाई कर लेगी आवाम को जो इतनी ज्यादा इमरान खान साहब के साथ सड़कों पे निकली हुई है। और जाहिर साहब, मुझे आपके साथ ये एक सवाल उठाना है कि लोग बड़ा कह रहे हैं कि खान साहब के साथ बड़ी आवाम निकल रही है, जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा निकले हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आवाम निकली है, तो क्या आप समझते हैं इस तरह? तो जब लॉन्ग मार्च नवाज शरीफ ने नाहल होने के बाद किया था, उस वक्त भी आवाम उनके साथ बड़ी निकली थी, बहुत ज़्यादा निकली थी, लेकिन वो अपनी नेक्स्ट गवर्नमेंट नहीं बना पाए थे। तो इस तरह आवाम का जब क्राउड हजूम खान साहब के साथ निकला है, क्या आप समझते हैं कि ये 2023 का इलेक्शन में भी फायदा होगा इनको कोई? बेटी साहब, पहले मैंने आपको एक बात थोड़ी इसके लिए कर दी, मैं ये नहीं कह रहा कि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं बन रही, लेकिन 2 दिन पहले तक पीपल्स पार्टी में ये सोच थी कि हम काबीना का हिस्सा वो नहीं बनना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि काबीना ये बनाए, हम पास पुश रह गए। लेकिन नून लीग इस बात को मुश्किल है माने, क्योंकि अगर वो पीछे रह गए तो सारा कारकर्दगी का बर्डन नून लीग पे आएगा, तो वो ये रिस्क नहीं लेंगे, वो इनको साथ लेके चलेंगे ताकि अगर जो भी हो उसके हिस्सेदार हो ये मुकम्मल। ठीक है, अच्छा, मतलब आप मेरी बात की तायद कर रहे हैं?
जी बिल्कुल राइट कह रहा हूँ। अच्छा अब दूसरी बात जो है, जो लोगों का निकलना है, लोगों को निकलना भट्टी साहब वाकई हैरत अंगेज है। यानी कि खुद तहरीक इंसाफ इतना एक्सेप्टेड नहीं कर रही थी कि इस तरह आवाम निकलेगी। अब सबसे बड़ा इस हुकूमत के लिए चैलेंज ये है कि जो इन पर खान साहब एक बड़ा कामयाबी से बयानिया बना चुके हैं इम्पोर्टेड हुकूमत का, ठीक है, और ये एक बिल्कुल सच्चाई है कि लोग मान रहे हैं इस बात को। देखिए आप लोगों में जाएं तो वहां पे डेफिनेटली यही डिस्कस हो रहा है कि जी ना तो मुल्क में कोई आईनी बुरान था, ना कोई मुआशी बुरान था, ना ही कोई इस तरह के अनगामी हालात थे कि सारी अपोजिशन पार्टियां मिलके एक गवर्नमेंट को गिराने के लिए। जाहिर साहब बड़ी माजरत के साथ सर, मुआशी बहरान तो था सर, सियासी बहरान भी था सर। आपको पता है कंडीशन क्या बन चुकी थी हमारे मुल्क की सर? जी मेरी बात सुनिए, डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। जी बिल्कुल डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उसमें आपको देखना यह है कि एक तो कोरोना का बहुत बड़ा इफेक्टिव था, उसके बावजूद कोरोना को सबसे अच्छा हैंडल किया इस गवर्नमेंट ने जो पहले की गई है। मेरी बात सुनिए, जो आम लोगों का सरोकार आपके मुआशी पॉलिसीज नहीं है, वो महंगाई से तंग थे पिछली गवर्नमेंट में, इस बात में कोई दो राय नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं भट्टी साहब, अगर ये 2023 तक चलती रहती है गवर्नमेंट, महंगाई, बैड गवर्नेंस, ये चीजें खान साहब को नीचे लेके जा रही थी, और 2023 में मतलब है मुझे ये लगता था कि नून लीग इतनी वाज़ेह अक्सरियत से आएगी कि शायद पहले वो कभी इस तरह का इलेक्शन न जीत सके। लेकिन हालिया रिसेंट ये जो कुछ पिछले दिनों में हुआ है ना, उन्होंने ये यकीन माने कि खान को दोबारा लीडर बना दिया। जाहिर साहब मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूं कि अगर ये खान साहब को इसी तरह रहने देते तो खान साहब का बहुत बुरा हाल होना था 2023 के इलेक्शन में। आगे बढ़ेंगे, प्रोग्राम का वक्त कम है। लास्ट सवाल से आपसे तारिक इकबाल साहब करेंगे, जैसे अभी जाहिर साहब ने बात की कि जनाब ये जो लोगों का हजूम निकला है और इनको लीडर बना दिया गया है, या जो क्राउड निकला है खान साहब का, आप समझते हैं कि ये 2023 तक भी कोई मामला इसी तरह रहेंगे, या खान साहब 2023 का इलेक्शन जीत पाएंगे? इस क्राउड जो जाहिरी तौर पर क्राउड निकला, क्योंकि जब नवाज शरीफ साहब नाहल हुए थे तो क्राउड तो उनके साथ भी बहुत निकला था सर। ये वो दौर था सर। अब ये दौर जो है, आपको पता है ये सोशल मीडिया का दौर है। आप ये देखें कि इस वक्त वर्ल्ड वाइड, मैं आपको सही कह रहा हूँ कि ये जो जितने भी इमरान खान साहब ये कर रहे हैं, हजूम इकट्ठा कर रहे हैं, ये यकीन करिए ये अनबिलीवेबल है। और उनका कहने का मतलब ये है कि जिस तरह उन्होंने कहा ना कि मुझे क्यों निकाला, असल में अब ये भी यही कह रहे हैं कि बाहर से फंडिंग हुई है और मुझे इस तरह किया गया है, उससे उनका वोट बैंक बढ़ रहा है और इस कोशिश में वो लगे रहेंगे। बेशक वो असेंबली में ना बैठे, लेकिन वो हर हल्के में जाएंगे, हर जगह जाएंगे, अजला में जाएंगे। उससे क्या होगा कि क्योंकि इधर हुकूमत पे बोझ है, हुकूमत डिलीवर प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगी, उसका बेनिफिट आने वाले इलेक्शन में यकीन तौर पर इमरान खान को होगा। और मुझे लगता है कि ये जो है ना वो अपनी बहुत ज्यादा, यानी हमें इतना यकीन नहीं था कि इतनी क्राउड, इतना दुनिया भर से, मैंने आपने भी देखा होगा कि दुनिया भर से, चाहे वो कोई भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो लोग बाहर निकले हैं, उन्होंने कहा कि ये गलत किया गया। तो इसका मतलब ये कि वोट बैंक बढ़ेगा, उससे पॉजिटिविटी आ रही है। लोग इमरान खान को जो है ना वो कह रहे हैं कि बाकी गलत किया गया है। जी ठीक है। तारिक इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, चौधरी जाहिर साहब आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। प्रोग्राम का यहाँ नाज़रीन वक्त ख़त्म हुआ जाता है। आपने मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, हमने कुछ अहम जो पॉइंट थे उनको हाईलाइट किया, उनको रेस किया और उन पे एनालिस्ट का जो है वो तज्जिया आपके सामने रखा, ताकि जो गंभीर सूरत हाल है उसको आपको समझने में जो है वो समझने में आसानी पैदा हो। नाज़रीन, हमने बात की कि खान साहब ने जो दावा करते थे कि मैं एक कह लें कि स्पोर्ट स्पिरिट मैन हूँ, लेकिन वो मैदान छोड़ के भाग गए। मेरे हिसाब से उनको अपोजिशन में बैठ के मामलात को लेकर के चलना चाहिए था। ये इस तरह ही है जैसे वो मुल्क के बहुत ज़्यादा हामी या मुल्क के बहुत ज़्यादा वो बनते हैं कि मैं बड़ा मुहिब वतन हूँ, तो उनको बैठ के अपोजिशन के बेंचों में बैठ के उनको नज़र रखने चाहिए थे हुकूमती कामों में, जो कि कहते हैं कि साजिश का भी हिस्सा है। तो उनको इस तरह मैदान खाली छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। बाकी आपके सामने सारी सूरत हाल, ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ने के